हे गाइस, आज हम फिर स्टार्ट करते हैं सेल बायजू के अगले प्रश्न। जीन उत्परिवर्तन का आणविक आधार क्या है? आणविक स्तर पर उत्परिवर्तन का अर्थ न्यूक्लियम के न्यूक्लियोटाइडों के क्रम में परिवर्तन है। इस प्रकार के परिवर्तन निम्न कारण से हो सकता है। पहला, क्षारों की हीनता। दूसरा, क्षारों का निवेशन। तीसरा, सार क्रम में प्रतिलोमन। और चौथा, किसी सार युग्म का प्रतिस्थापन। इन चार प्रकार के उत्परिवर्तन में से पहले तीन परिवर्तन डीएनए के टूटकर पुनः अन्य स्थान पर जुड़ने से प्राप्त होते हैं, और अंतिम उत्परिवर्तन में डीएनए टूटता ही नहीं, बल्कि ये उत्परिवर्तन डीएनए पुनरावृत्ति के दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। और पुनरावर्तन के दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला, प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन। दूसरा, फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के अभिज्ञान की सीएलबी विधि को लिखिए। उत्परिवर्तन के अभिज्ञान की सीएलबी विधि, सीएलबी प्रभाव का उपयोग किया जाता है। इसमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं। पहले, विषम युग्मनज अवस्था में एक व्युत्क्रमण के रूप में जीन विनिमय विरोधक सी, एक्स गुणसूत्र पर विषम युग्मी अवस्था में एक अप्रभावी घातक जीन एल, और सक्रिय नेत्र के लिए एक प्रभावी सूचक जीन सलाकित कैपिटल बी। इन तीनों को मिलाकर कहता है सीएलबी। एक मादा सीएलबी मक्खी के दोनों एक्स गुणसूत्रों में से एक पर ये तीनों लक्षण उपस्थित होते हैं और दूसरा एक्स गुणसूत्र सामान्य था। उत्परिवर्तन प्रेरणा के लिए नर मक्खियों को विकिरित किया जाता है। इन विकिरित नर मक्खियों का सीएलबी मादा मक्खियों के साथ संकरण कराया जाता है, तो इस संकरण से प्राप्त सीएलबी गुणसूत्रधारी नर संतान की स्वतः ही मृत्यु हो जाती है, और सीएलबी मादा मक्खियों का चयन सर्वप्रथम सलाकित लक्ष्य प्रारूप किया जा सकता है। इन चयन की गई नई मादा मक्खियों का संकरण पुनः सामान्य नर मक्खियों के साथ जब कराया जाता है, तो संकरण से प्राप्त संतति की नर मक्खियों में से 50% की मृत्यु सीएलबी गुणसूत्र के कारण हो जाती है। शेष 50% नर मक्खियों में वह एक्स गुणसूत्र होगा जिसमें प्रेरित उत्परिवर्तन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। घातक उत्परिवर्तन के प्रेरित होने पर नर मक्खियां बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। यदि घातक उत्परिवर्तन प्रेरित नहीं हुआ है तो 50% नर मक्खियां जीवित रहेगी, जिससे संतति में मादा और नर का अनुपात 2:1 होगा। फ्रेम विस्थापित उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? वह उत्परिवर्तन जो क्षार के डीएनए या मैसेंजर आरएनए से संकलन या विलोपन से उत्पन्न होता है, उन्हें फ्रेम विस्थापित उत्परिवर्तन कहता है। इसे फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन इसलिए भी कहता है क्योंकि उसमें कोडोन की भाषा विस्थापन स्थान से आगे की ओर बदल जाती है, और विस्थापन स्थान मैसेंजर आरएनए में कोडोन बदल जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप अमीनो अम्लों का क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में बदल जाता है। उदाहरण के लिए इस चित्र को देखें। एक सामान्य डीएनए जिसके अनुक्रम है ATG, AAA, GGG, CCC, TTT, जिसका मैसेंजर आरएनए पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है TAC, TTT, CCC, GGG, AAA। इससे मैसेंजर टेम्पलेट से स्ट्रैंड है मैसेंजर आरएनए बना, तो बनेगा AUG, AAA, GGG, CCC, UUU। ये मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए में तीन कोडोन का अनुक्रम देखें तो AUG कोडोन का मतलब मेथियोनिन, AA का मतलब लाइसिन, GGG का मतलब ग्लाइसिन, CC का मतलब प्रोलिन और UU का मतलब फिनाइलिन। तो हमारे पास जो स्ट्रैंड पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला वो प्राप्त होगी मेथियोनिन, लाइसिन, ग्लाइसिन, प्रोलिन और फिनाइलिन। किंतु C और G क्षार का यदि युग्मन हो जाए डीएनए में, तो हमारे पास यह C और G क्षार युग्मन मैंने डाल दिया है दूसरे कोडोन के बाद में, मतलब ATG और AA के बाद में। तो ATG और AA के बाद में हमने CG डाल दिया, तो ये GGC था, ये हो जाएगा CGG, और उसके बाद में जो CCC था वो हो जाएगा GCC, और जो TTT था वो हो जाएगा CTT, और लास्ट वाला एक बच जाएगा। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जब बनाएंगे ये हो जाएगी हमारे पास TAC, TTT, GCC, CGG,
GAA और लास्ट वाला बचा रहेगा। तो ये कोडॉन जो बने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जब मैसेंजर ने बनाया तो सीक्वेंस बन गई AUG, AAA, CGG, GCC, CUU। तो यहाँ AUG का मतलब तो मैथ्योनिन और AA का मतलब लाइसिन, और इसके बाद हमने CG कोडॉन डाला तो हमारे पास कोडॉन ये जो CCC था जिसका मतलब प्रोलिन था, उसके साथ पर CGG आ गया और ये इसका मतलब हो जाएगा आर्जिनिन। जो CCC था वो हो गया GCC, CCC का मतलब प्रोलिन था और GCC का मतलब हो गया एलेनिन। जो UU था उसका मतलब फेनाइलेनिन और यहाँ CUU हो गया उसका मतलब ल्यूसीन। तो यहाँ देखिए पहले के दो अमीनो अम्ल मेथियोनिन और लाइसिन, उसके बाद ग्लाइसिन, प्रोलिन और फेनाइलेनिन था। जो मेथियोनिन और लाइसिन के बाद में आर्जिनिन, एलेनाइन और ल्यूसीन हो गया। यानी कि जहां हमने इंसर्ट करा था, क्षार युग्मन का संकलन करा था, उसके आगे के सारे अमीनो अम्ल जो है परिवर्तित होते हैं। इसी को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। उत्परिवर्तनशील जीन किसे कहते हैं? कई जातियों के कुछ जीनों की उत्परिवर्तन आकृति उस जाति के अन्य जीनों की अपेक्षा कई गुना अधिक होती है। ऐसे जीनों को उत्परिवर्तनशील जीन कहा जाता है। ऐसे जीन विशेष रूप से दही कोशिकाओं में उच्च आवृत्ति में उत्परिवर्तित होते हैं। इसके विपरीत जनन कोशिकाओं में इनकी उत्परिवर्तन आवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है। मक्के का ए जीन एंथोसाइनस संश्लेषण नियंत्रित करता है। इस जीन के अप्रभावी विकल्प स्मॉल ए में उत्परिवर्तित होने की दर 2 × 10⁴ यानी कि 20,000 युग्मकों में से एक है। ऐसे जीन को अन्य सजीवों में भी ज्ञात है। भौतिक और रासायनिक उत्परिवर्तनों जो मैं अंतर बताइए। भौतिक उत्परिवर्तन और रासायनिक उत्परिवर्तन। भौतिक कायिक प्रवर्धित फसलों में अधिक प्रभावी होता है, जबकि रासायनिक बीज प्रवर्धित फसलों में अधिक प्रभावी होता है। भौतिक उत्परिवर्तन यंत्रों और प्रयोगशालाओं के कारण महंगे होते हैं। रासायनिक उत्परिवर्तन कम महंगे होते हैं। भौतिक उत्परिवर्तन के द्वारा गुणसूत्र टूट जाए या यादृच्छिक वितरण होता है। रासायनिक उत्परिवर्तन गुणसूत्र टूट स्थानीय होते हैं। भौतिक में उत्तक अंतर्वेशन गहरा होता है, रासायनिक में उत्तर अंतर्वेशन सीमित होता है। भौतिक में इसके प्रभाव अति शीघ्र प्रकट होते हैं, रासायनिक में इसके प्रभाव धीमे प्रकट होते हैं। भौतिक में गुणसूत्र टूट कम और पुनर्योजन अधिक करते हैं, रासायनिक में गुणसूत्र टूट अधिक और कम पुनर्योजन करते हैं। भौतिक उत्परिवर्तन ये दीर्घ स्थायी होते हैं, इनका उपचार सरल है। रासायनिक उत्परिवर्तन दीर्घ स्थायी होते हैं और इनका उपचार कठिन और कई मामलों में संभव नहीं होता है। ये भौतिक उत्परिवर्तनों और रासायनिक उत्परिवर्तनों में अंतर है। उत्परिवर्तन का वर्गीकरण लिखिए। वे कारक जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है उसको उत्परिवर्तनज कहते हैं। इसके दो वर्ग है, भौतिक उत्परिवर्तनज और रासायनिक उत्परिवर्तन। भौतिक उत्परिवर्तन में आयनकारी विकिरण है और अनायनकारी। जो आयनकारी विकिरण है उसमें अल्फा, बीटा, गामा है, और ये तो हो गई कणवत विकिरण अल्फा, बीटा, गामा, और एकणवत में एक्सरे और गामा रेज है। जो अनायनकारी है वो है अल्ट्रावायलेट किरणें। रासायनिक उत्परिवर्तन में बेस एनालॉग्स है, एल्केलाइजिंग एजेंट है, एक्रिडिन रिंजक है, वीएमएन कारक है और अन्य रासायनिक मिश्रित कारक है। तो ये उत्परिवर्तनों का क्लासिफिकेशन हो गया। चलावयवता को समझाइए। कुछ रसायन एक से अधिक रासायनिक रूपों में पाए जाते हैं। ये रसायन चलाव टोटोमर कहलाते हैं। इनसे होने वाला प्रतिस्थापन को टोटोमराइजेशन कहते हैं। यह घटना नाइट्रोजन साथ में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के प्रतिस्थापन के कारण होती है। इसके कारण C एवं A के अमीनो NH2 प्रतिरूप अमीन NH प्रतिरूपों में रूपांतरित हो जाते हैं। इसी प्रकार T और G के कीटो C डबल बॉन्ड इनोल COH टोटोमर में रूपांतरित हो जाते हैं। C और A साइटोनिन और एडिनिन में तो NH2 समूह NH में परिवर्तन हो जाता है, और थाइमिन और गुआनिन में C डबल बॉन्ड O COH जो है कीटो है वो इनोल में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार डीएनए में टूट फूट है, समन्वय क्षार युग्मन TG, CA, AC और GT। TG का मतलब थाइनिन तो गुआनिन से, साइटोसिन एडिनिन से, और एडिनिन साइटोसिन से, और गुआनिन थाइमिन निर्मित हो जाते हैं। प्रतिस्थापन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? इस प्रकार के उत्परिवर्तन में डीएनए के अणु किसी नाइट्रोजन क्षार के स्थान पर कोई अन्य क्षारक आ जाता है, जिसके परिणामस्वरूप डीएनए में उपस्थित कोडोन में न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्षारीय उत्पन्न से प्रतिस्थापित हो जाता है। इस कारण कोडोन और प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्ल का क्रम परिवर्तित हो जाता है। प्रतिस्थापन भी दो प्रकार का होता है। ये दो प्रकार का, पहला होता है संक्रमण और दूसरा होता है अनुप्रस्थन। संक्रमण में 5 प्रकार बनाए, चलावयवता, विअमीनीकरण, विकिरणों द्वारा, बेस एनालॉग के द्वारा और हाइड्रोक्सिल अमीन द्वारा होता है।
गुणसूत्र, बी गुणसूत्र किसे कहते हैं? बी गुणसूत्र एक प्रकार का सुपर न्यूमेरिक गुणसूत्र होता है जो किसी जीव में उपस्थित या अनुपस्थित हो सकता है। स्टैंडर्ड गुणसूत्र पूरक के ऊपर या अलग एक अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में मौजूद होता है। स्टैंडर्ड पूरक के गुणसूत्र ए गुणसूत्र कहलाते हैं। इन गुणसूत्रों का उद्भव और कार्य अज्ञात है। ये बी गुणसूत्र जो है जो गुण प्रदर्शित करते हैं, पहला आनुवंशिक रूप से आंतरिक हेटेरोक्रोमेटिक होता है, नॉन मेंडेलियन आनुवंशिक प्रकृति को प्रकट करता है। इन गुणसूत्रों का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव बीज और पोलन की फर्टिलिटी पर होता है। पॉलीटीन क्रोमोसोम पर टिप्पणी लिखिए। E.G. बाल्ब यानी 1891 से सबसे पहले डिप्टेरा ऑर्डर के कीटों की लार ग्रंथियों में की कोशिकाओं में पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को देखा था, लेकिन इसका अध्ययन जो है कॉस्टॉफ द्वारा किया गया। पॉली गुणसूत्र बहुवलयक संरचना होती है। इन गुणसूत्रों में 9 से 10 बार क्रमिक डुप्लीकेशन क्रमिक द्विगुणन के फलस्वरूप पॉलीटीन गुणसूत्रों का निर्माण होता है। इन वलयकों के पुनः द्विगुणन को एंडोमाइटोसिस कहते हैं। पॉलीटीन गुणसूत्रों पर अनुप्रस्थ रूप से गहरे और हल्के रंग की पट्टियां होती है। ये पट्टिकाएं आनुवंशिक रूप से सक्रिय होती है। कुछ स्थानों पर इन गुणसूत्रों पर पफ्स पाए जाते हैं जिन्हें बाल बीनी वलय कहते हैं। ये गुणसूत्र डिप्टेरा के कुछ कीटों के लार्वा की लार ग्रंथियों, मेलपिजियन नलिकाओं और आर्नियाल की एपिथेलियमी कोशिकाओं के स्तर में पाए जाते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।